वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9th का पेपर रहेगा और आज हम सेकेंड पेपर यानी दूसरा पेपर जो सेट का होता है आपका, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका मैट का होता है और सेकेंड पेपर आपका सेट का होता है। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और 100 ही इसमें आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जो समय मिलता है आपको 2 घंटे का मिलता है, ठीक है। यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। थोड़े से आप अगर स्पीड अच्छी रखेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो समय पर्याप्त समय है, ठीक है। मैट के लिए थोड़ा कम पड़ सकता है लेकिन सेट के लिए पर्याप्त समय इसमें होता है। जहाँ तक प्रश्नों की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको एसएसटी के मिलते हैं, 40 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने होते हैं। तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और 100 मार्क्स के ही हो गए हैं, ठीक है। अगर आपकी लगभग 70 के आसपास 70% के आसपास मार्क्स आते हैं तो आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी दोनों पेपरों में मिलाएं तो 140 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं, यद्यपि मेरिट बनती है, ब्लॉक वाइज मेरिट बनती है, लेकिन फिर भी 140 नंबर एक सेफ कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप जानते ही हैं कि अगर आप इस परीक्षा को निकाल लेते हैं तो आपको क्लास 9th और 10th 2 सालों के लिए ये स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो चलिए कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। आपको ये जो परीक्षा है, जो मुख्य निर्देश हैं, इसमें आपको सारे निर्देश अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये तो हमने बात कर ली कि 100 क्वेश्चन होंगे। सारे प्रश्न आपको OMR सीट पे देनी है, ठीक है। आप OMR सीट भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको जो पेन का इस्तेमाल करना है, काले और नीले, ब्लू और ब्लैक फाउंटेन पेन, ठीक है। पॉइंट पेन यानी बॉल पेन उसका इस्तेमाल, या जिसको हम डॉट पेन कह लेते हैं। जेल पेन या इंक पेन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे इंक फैलती है। कुछ और निर्देश हैं। जो OMR भरने का जो सही तरीका होगा इस प्रकार होगा। आप अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उसको खुरचेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें समय कम है, उसमें समय जो परीक्षा होती है उसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इसको खुरचने में पूरा 1 मिनट का खर्च करते हैं या 1 मिनट से ज़्यादा खर्च करते तो आपका एक क्वेश्चन तो वैसे ही आपको समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर काला करना है। गलती हो गई तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं आता है तो उस पर समय बर्बाद आपको नहीं करना है। उस प्रश्न को लास्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। जो जो अंतिम पेज होंगे वो आपके लिए रफ कार्य के हो जाएंगे। आपको 1 या 2 पेज मिलेंगे रफ कार्य के लिए, जो अंतिम पृष्ठ होते हैं। इस बुकलेट के अंतिम पृष्ठ में आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम प्रश्नों को शुरू करेंगे। आप जैसे जैसे मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ आप उनको नोट भी करते जाएंगे। मैं प्रश्न बताऊँगा, आपको चारों लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन जो सही इसका राइट आंसर है उसको ही लिखेंगे। आप अपनी जीके की कॉपी में ये सब कर सकते हैं। आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। मैं जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो आप देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कि आपका अगर मान बात प्रश्न संख्या में 1 पढ़ रहा हूँ और उत्तर बताने से पहले आप देख लीजिए कि भाई यहाँ तक पढ़ा तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका राइट आंसर और मेरा राइट आंसर दोनों सही हो रहे हैं तो आप अपने 1 नंबर लगा लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। हमारे पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय। तो जो इसका राइट आंसर है सी, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि इन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, ठीक है, और ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। ये सिर्फ न केवल भारत के बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो आप इसको भी नोट करिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध थे। राजा राम मोहन राय क्यों प्रसिद्ध थे? कई बार ये प्रश्न भी आता है, ठीक है, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर तो आप नोट करेंगे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन राय के बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है। अरविंदो घोष, इनको महामानव के बारे बोला जाता है और इन्होंने सावित्री एक ग्रंथ था इसकी रचना की थी, ठीक है। शिक्षा पे भी इन्होंने अपने विचार दिए थे।
तो जो मैंने कहा इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, संभव है कि जब आप पेपर दे रहे हों तो ये प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 2, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। सतनामी जो आंदोलन है, आप चारों विकल्प पढ़ लीजिए। जो सतनामी आंदोलन है उसकी शुरुआत घासीदास ने की थी। ज्योतिराव फुले क्यों प्रसिद्ध हैं या ज्योति फुले क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना, यहाँ पे आप ज्योति फुले लिखिए और उसके आगे डैश करके लिखिए। इन्होंने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। E.B. रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेरियार। आप इसको भी नोट करेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध है, पेरियार नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, यह द्रविड़ कड़गम की स्थापना इन्होंने की थी। क्या आप जानते हैं कि पेरियार नाम की भी एक नदी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में यस कहेंगे। आप उसका उद्गम स्थल बताएंगे कि कहाँ से निकलती और वो कहाँ गिरती है। क्या वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है? अगर ये भारत का नक्शा बनाएं तो क्या वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती? तो आप इसको भी बताएंगे। हरिदास ठाकुर कौन थे? इन्होंने क्या किया था? तो हरिदास ठाकुर ने मतवा महासंघ की स्थापना की थी। क्या किया था? मतवा महासंघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप इनको भी नोट करेंगे। सिर्फ आप घासीदासी को नोट नहीं करेंगे, बल्कि जो मैंने बाकी के तीनों के बारे में बताया है इनको भी आप नोट करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे भी अवश्य जुड़ें। उसमें हम तमाम कैरियर से संबंधित तमाम जानकारियाँ लगातार अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपको इस परीक्षा में निकलने में और भविष्य की जो कि आप कौन कौन से कैरियर अपना सकते हैं उसकी जानकारियाँ हम प्रतिदिन अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी अवश्य जुड़ें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन का मालिक किसे घोषित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है किसान, जमींदार, ग्राम पंचायत या ब्रिटिश अधिकारी। तो जो इसका राइट आंसर है बी, जमींदार को। ठीक है, ये कब हुआ था? बी, पहले आप राइट आंसर लिख लीजिए। और फिर 1793 में कब हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत इतिहास का स्रोत नहीं है? ध्यान रखिए, यद्यपि यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, नॉट भी बोल्ड कर रखा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि कौन सा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है समकालीन समाचार पत्र, ठीक है, सरकारी अभिलेख, मौखिक स्रोत और गुफा चित्र। तो डी इसका राइट आंसर है। जो वर्तमान जो आधुनिक भारत का इतिहास लिखेंगे तो उसमें गुफा चित्र कहाँ आएंगे? ठीक है, गुफा चित्र के लिए हम प्राचीन जो भारतीय इतिहास लिखेंगे या प्राचीन इतिहास लिखते हैं तो वहाँ गुफा चित्र या भित्ति चित्रों का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, बाकी जो आधुनिक भारत के इतिहास इन तीनों के आधार पे लिखे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन किस फसल की जबरन खेती के विरोध में शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, ये 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, यह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो किस खेती के विरोध में हुआ था? अफीम की खेती, नील की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती। तो जो आपका राइट आंसर है वो है नील की खेती, इंडिगो। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इतिहास हमें किस चीज को समझने में मदद करता है? हमारे पास ऑप्शन है वर्तमान और अतीत, भविष्य, केवल राजा रानियों के बारे में, केवल धार्मिक विश्वास के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, वर्तमान और अतीत के बारे में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट में अंत में बताएंगे कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आए, कितने आपके सही हुए। ठीक है, जिससे आपको भी और मुझे भी अंदाज लग जाए कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7, आखेटक संग्रहकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उन्हें यात्रा का शौक था? नहीं, गलत बात। एक स्थान पर संसाधन समाप्त हो जाते थे। तो 20 का राइट आंसर है। वे नए
आवास ढूंढते थे, वे नए शहर बसाना चाहते। नहीं, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अशोक के धम्म में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था या क्या शामिल नहीं था? यहाँ पे फिर से नहीं था आया। ठीक है, दासों और सेवकों के साथ दया और अच्छा व्यवहार, ये सम्मिलित था। बड़ों का सम्मान, ये भी सम्मिलित था। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ये भी सम्मिलित था। पशुओं की बलि देना, ये सम्मिलित नहीं था। अशोक क्यों प्रसिद्ध है? जो हमारा राजकीय चिन्ह है या राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ है, वो अशोक के जो सारनाथ वाला स्तंभ है वहाँ से लिया गया। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए था, बशर्ते इस प्रश्न पत्र में तो ये नहीं आ रखा है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द का 13वीं शताब्दी में मिनहाज असिराज ने किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया? मिनहाज असिराज, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र के लिए, केवल दक्षिण भारत के लिए और संपूर्ण एशिया के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र के लिए। ठीक है, मिनहाज असिराज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, समझ गए? तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मिनहाज सिराज ने किया। ठीक है, और कहाँ के लिए किया उन्होंने? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना क्षेत्र के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मुगल वास्तुकला की एक विशेषता क्या थी? यानी जो मुगल वास्तुकला है उसकी विशेषता क्या थी? लकड़ी का उपयोग करना, मेहराब, गुम्बद और मीनारों का प्रयोग करना, बांस का प्रयोग करना, फूस की झोपड़ियाँ बनाना। ठीक है, घास फूस की झोपड़ियाँ बनाना। तो 20 का राइट आंसर है मेहराब, गुम्बद और मीनारों का प्रयोग करना। आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है, वो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति आंदोलन ने किस बात का संदेश दिया था? यानी जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो उसने किस बात का संदेश दिया था? तो हमारे पास ऑप्शन है कठोर जाति व्यवस्था, केवल यज्ञ और अनुष्ठान, राजनीतिक प्रशासन, बिना पुरोहितों के ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। तो डी इसका राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था 8वीं सदी से। ठीक है, 17वीं सदी तक चलता रहा, लेकिन जो शुरुआत थी उसकी 8वीं सदी से थी और दक्षिण भारत से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्रों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8वीं शताब्दी से हुई थी, दक्षिण भारत से हुई थी और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर किन 3 वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न आपने अगर एनएमएस की परीक्षा दी होगी, ठीक है, तो उसमें भी ये इस संबंधित एक प्रश्न आता है और इसमें भी एक प्रश्न हमेशा आता है ये। ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसके कन्नौज के ऊपर नियंत्रण लेकर किन 3 वंशों में ये संघर्ष हुआ था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, यही इसका राइट आंसर है। जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश हैं, इनके बीच इसको लेके संघर्ष हुआ। बहुत लंबा संघर्ष चला, लगभग 200 सालों तक ये संघर्ष चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मुद्राओं पर सामान्यतः क्या उकेरा रहता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उस में जो हमको उसकी जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या उकेरा रहता है? तो केवल अक्षर, पशुओं की आकृतियाँ और लिपि, शासकों की तस्वीरें, मंदिरों की छवियाँ। तो 20 का राइट आंसर है। आपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो तस्वीरें हैं वो चित्रों में देखी होंगी, किताबों में देखी होंगी, उसमें जो मुद्राएं मिलती हैं उनमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर पशुओं की आकृतियाँ हैं और कुछ लिखा है। ठीक है, हालांकि वो चीज़ें आज तक भी नहीं पढ़ी गई है। तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? अरबी, संस्कृत, फारसी और हिंदी। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर है सी, फारसी। अब दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक चला? तो दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है 1206 से, जब कुतुब ऐबक दिन, इसको नोट करिए आप, जब 1206 ईस्वी में कुतुब ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, वहाँ से इसको शुरुआत मानी जाती है।
1526 में, जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो वहाँ से जो सल्तनत काल है वो ख़त्म होके मुगल काल प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ? 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ और 1526 में इब्राहिम लोदी ने से ये समाप्त होके और 1526 में मुगल काल शुरू हो गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ से राजनीतिक विज्ञान के शुरू हो जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश बिना संविधान के ठीक से कार्य क्यों नहीं कर सकता है? जो लोकतांत्रिक देश है, अगर उसके पास संविधान न हो तो ठीक से कार्य क्यों नहीं कर सकता है? तो क्योंकि यह नेताओं को अधिक शक्ति देता है, क्योंकि यह जन भागीदारी को रोकता है, बिल्कुल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यह शासन के सिद्धांतों को परिभाषित करता है और सरकार की शक्ति को सीमित करता है, ये सही है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को कुछ भी करने की छूट देता है, ये गलत। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप ये प्रश्न लिखेंगे और ठीक है, और सी इसका आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। ठीक है, उसको भी स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी देश में संविधान नहीं हो, फिर से संविधान के संबंधित प्रश्न, नहीं हो और राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की है? ठीक है, अगर वहाँ संविधान न हो और राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जाए तो किस बात की संभावना सबसे अधिक है? लोग अधिक बार मतदान करेंगे, नेता स्वेच्छाचारी निर्णय लेकर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली बन जाएगी, नागरिक स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, तो 20 का राइट आंसर है। इस बात की संभावनाएं सबसे अधिक है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय के विचार को किस प्रकार दर्शाता है? तो जो भारतीय संविधान है वो सामाजिक न्याय को किस प्रकार दर्शाता है? एक धर्म को पूर्ण नियंत्रण देकर, अमीरों की आर्थिक प्रधानता को सुनिश्चित करके, सभी के लिए मौलिक अधिकार और समानता की गारंटी देकर, सरकारी नौकरियों की पहुंच को सीमित करके। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार, संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है तो वो कितने हैं। ठीक है, 5 है, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, कितने हैं आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संविधान में सरकार की शक्ति को सीमित करने की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD करके 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो ए, संसद द्वारा पारित एक गैर कानूनी कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द करना, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मंत्री द्वारा बिना परामर्श के रातों रात कानून बना देना, किसी नागरिक को बिना कारण जेल में भेज देना, किसी राजनीतिक दल का, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी संविधान से संबंधित ही है कि भारतीय संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह सभी राजनीतिक नेताओं की सूची देती है, यह सभी संवैधानिक अनुच्छेदों का विवरण देती है, यह कर प्रणाली को समझाती है, यह संविधान की दृष्टि और मार्गदर्शक की भूमिका को स्पष्ट करती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय। क्या जो शिक्षा है वो किसका विषय है? क्या वो संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है सी, समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची लिखिए आप और ज़रा उसमें डैश करके लिखिए कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 है। ठीक है, पहले उसमें शुरू में 97 थे, अब कितने विषय हैं? अब उसमें 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे, अब कितने रह गए? 61 विषय रह गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब इसमें
52 विषय हो गए। ठीक है, तो इनको भी आप नोट करेंगे। हो सकता है कभी पूछा जाए कि संघ सूची में इस समय कितने विषय हैं, या संघ सूची में पहले कितने विषय थे। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हैं। तो इनको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। ठीक है, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो हो सकता है ये पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संसद से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखिए। कानून बनाना, ये भी संसद से संबंधित है। देश की चुनाव प्रक्रिया संपन्न करना, ये नहीं है। सरकार को नियंत्रित करना, ये भी है। संविधान संशोधन करना, ये भी है। तो नहीं है पूछा गया, तो बी इसका राइट आंसर है। देश की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना, चुनाव प्रक्रिया संपन्न कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, क्या आप जानते हैं? तो कमेंट में बताएं। नहीं पता है तो आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वैसे आप मुझे पता है कि आपको ये बात पता है कि आप जानते हैं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पंथ निरपेक्षता की भावना राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर और धार्मिक प्रभुत्व को रोककर। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी बहुत संख्यक धर्म को प्राथमिकता देकर, ये भी नहीं है। सभी धार्मिक प्रथाओं को समाप्त कर, ये भी नहीं है। लोगों को एक ही धर्म अपनाने के लिए बाध्य करना, ये भी नहीं। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहला ही आंसर उसका सही था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ग्रामीण शासन में ग्राम सभा की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या दर्शाती है। हमारे पास ऑप्शन है, लोग स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। केवल सरकार ही गांवों के लिए निर्णय ले सकती है। ग्रामीणों की शासन में कोई भूमिका नहीं होती है। केवल संसद में कानून बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लोग स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव को कैसे प्रभावित करता है। हमारे पास ऑप्शन है, यह जाति आधारित असमानता को कानूनी रूप से चुनौती देता है और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है, यह असमान प्रथाओं का समर्थन करता है, इसका ग्रामीण जीवन पर कोई तो ये इसका राइट आंसर है। जो समानता का अधिकार, आप नोट कर लें, समानता का अधिकार है भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। ठीक है, समझ गए? अनुच्छेद कितने में निहित है ये? 14 से लेकर 18 तक। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, जल को एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में मान्यता देने का क्या महत्व है। ठीक, जल को जो सार्वजनिक संसाधन है उसको उसके रूप में मान्यता देने का क्या महत्व है। तो इससे जल कंपनियों को लाभ पहुंचता है? नहीं, यह न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है और शक्तिशाली समूहों द्वारा शोषण को रोकता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत जैसे देश में विविधता को पहचानना और उसका सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऑप्शन है, पूरे देश में एक ही संस्कृति को बनाए रखना, नहीं। लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देने के लिए, नहीं। विभिन्न जीवन शैलियों को स्वीकार करके सौहार्द बढ़ाने के लिए, स्थानीय परंपराओं को कम करने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। पंचायत की कार्यप्रणाली स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे दर्शाती है। केवल गांव का मुखिया ही निर्णय लेता है। लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कि मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। केंद्र सरकार गांवों की सभी बातों को नियंत्रित करती है। केवल शहरों के अधिकारी नियम बनाते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आपके हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के दोनों प्रश्न पूरे हो गए। अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई सबसे कम है।
तो हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी, अफगानिस्तान। ठीक है, इसके साथ भारत की लगभग 106 किलोमीटर की सीमा हमारी और नेपाल अफगानिस्तान की मिलती है। नेपाल के साथ हमारी जो सीमा है, आप इनको नोट करते रहेंगे, 1751 किलोमीटर की है। भूटान की उसके बाद, अफगानिस्तान के बाद भूटान की है 699 किलोमीटर की, और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की। ये सब सारी जो मैंने संख्याएं लिखी हैं ये किलोमीटर में है। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद भूटान की आती है 699 किलोमीटर की, नेपाल के साथ आती है 1751 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ आती है 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे छोटी तो इसमें बता दिया है कि जो सबसे छोटी स्थल रेखा की सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अगर प्रश्न आए कि लंबाई में सबसे अधिक, यहाँ पे कम की जगह अगर अधिक आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वह मानचित्र जिसमें पर्वत, नदी, महासागरों को दर्शाया जाता है, यानी एक ऐसा मानचित्र जिसमें पर्वत हो, नदी हो, महासागर हो, उसको दर्शाया जाए तो वो कैसा मानचित्र होगा? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कैसा मानचित्र होगा? ये होगा भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? इसमें देशों की सीमाएं होती हैं, राज्यों की सीमाएं होती हैं, जिलों की सीमाएं होती हैं। ठीक है, जो थीमेटिक मानचित्र होता है इसमें क्या होता है? ये विशिष्ट विषय के लिए होता है, जैसे भारत में वर्षा के स्थान दिखाना, ठीक है, जनसंख्या को दिखाना, गन्ने के उत्पादन को दिखाना, चाय के उत्पादन को दिखाना। तो ये थीमेटिक मानचित्रों का एग्जाम्पल ये है। राजनीति का मैंने बता दिया आपको, जिसमें राज्य, जिले इत्यादि दिखाए जाते हैं। भौतिक मानचित्र पर्वत, नदी, महासागर, नदियाँ इत्यादि इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन रह जाता है या आपको लगता है कि आपका आंसर कुछ और था, मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो आप उसको भी अवश्य बताएंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, आपके खेत में सिंचाई की उचित सुविधा नहीं है, फसल उगाने के लिए आप कौन सी कृषि पद्धति अपनाएंगे? आपके खेत में सिंचाई की उचित सुविधा नहीं है। अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो आप कौन सी कृषि पद्धति अपनाएंगे? वाणिज्यिक कृषि में, स्थानांतरित कृषि, वर्षा आधारित पारंपरिक कृषि, नगदी फसलों वाली कृषि। तो हम क्या अपनाएंगे? सी, वर्षा आधारित पारंपरिक कृषि। ठीक है, अगर सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है तो तब हम वर्षा पे ही डिपेंड हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, और ये स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करने वाला है। ठीक है, स्तंभ एक में हमारे पास है विसर्प, स्टैग, हिमोड और छत्रक सैल। बी में है समुद्री तरंगें, पवन, नदी और हिमनद। तो विसर्प कौन बनाता है? विसर्प बनाता है नदी। ठीक है, विसर्प नदी बनाता है। स्टैग कौन बनाता है? समुद्री तरंगें। ठीक है, हिमोड क्या करता है? हिमोड हिमनद, और छत्रक सैल पवन। ठीक है, तो ये इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ये वाला आरेख। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि जो राइट आंसर वो है ए, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो डायग्राम है उसको भी आप बना लें अपनी कॉपी में, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी बार प्रश्न किसी और प्रकार से पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में नहीं है? ठीक है, कि इनमें से आपको बताना कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, पटना। तो इसमें प्रयागराज, वाराणसी और पटना गंगा के किनारे हैं। गोरखपुर गंगा नदी के किनारे नहीं है। गोरखपुर किसके नदी के किनारे है? ये राप्ती नदी है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसको भी नोट कर लो कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से समताप मंडल से संबंधित विशेषता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसको हम कई मंडलों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल की विशेषता क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ परिस्थितियाँ जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग किया जाता है। इस परत में हीलियम
हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमारे पास जो मंडल हैं वो क्या है आप नोट करेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर बोल लेता हूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्या इतने ही मंडल होते हैं? ये पृथ्वी के वातावरण को हम और मंडलों में बांट सकते हैं? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं पता है तो आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में असत्य कथन, सत्य नहीं बल्कि आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों की अधिकता होती है, सही। ये सही कथन है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक भाग मेंटल का होता है, ये भी सही है। आंतरिक कोर में निकिल तथा फेरस खनिजों की अधिकता होती है, बिल्कुल सही। महासागरीय प्रॉपर्टी का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाने वाला जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है। मैं प्रश्न पुनः पढ़ लेता हूँ। आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाने वाला जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, तो फिर जो शंकु होगा वो बिल्कुल तीव्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आपके भूगोल से संबंधित है। ग्रेट लेक्स कहाँ स्थित है? जो ग्रेट लेक्स हैं वो कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्पेन और फ्रांस की सीमा, तंजानिया और केन्या की सीमा, ब्राज़ील और पेरू की सीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पे ये स्थित है। ये कितनी झीलें हैं? ये जो मुख्य रूप से 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। आप नोट करेंगे, सुपीरियर झील पहला, सुपीरियर झील दूसरा, मिशिगन झील तीसरा, ह्यूरॉन झील चौथा, एरी झील और पांचवा एंटारियो झील। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं, आप इनको नोट करेंगे। मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। समझ गए? क्या आप इन जो जितने देश इसमें दिखाए गए हैं, क्या आपको सबकी राजधानी याद है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, कनाडा की कहाँ है, स्पेन की कहाँ है, फ्रांस की कहाँ है, तंजानिया की कहाँ है, केन्या की कहाँ है, ब्राज़ील की कहाँ है और पेरू की कहाँ है? आपको राज्य और राजधानियों के साथ साथ देशों की राजधानियाँ, देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ और वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, तो बाकी देशों में क्या चलता है ये भी आप नोट करेंगे। तो आपको जो आने वाली जो कंपटीशन है आपकी, जब आप जॉब इत्यादि के लिए कंपटीशन देंगे तो वहाँ उसके लिए भी ये मददगार साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उपयुक्त होगा? यानी जो संसाधन है उसका बिल्कुल हम अच्छे से उपयोग करें, कौशलपूर्वक उपयोग करना, कौन सा संयोजन उपयुक्त होगा? तो ए इसका राइट आंसर है, संरक्षण, पुनर्चक्रण और जन जागरूकता। ठीक है, इससे ही ये इसका राइट आंसर है। क्या आपका भी ए आ रहा था? इसमें मैंने सीधे आंसर बता दिया, तो क्या आपका भी ए आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 38, मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीव प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। जो मानव की गतिविधियां हैं उसके कारण क्या है, बहुत सारी जो वन्य जीव प्रजातियां हैं विलुप्त होने के कगार पे हैं। जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक कदम है? ठीक है, तो आप ABCD चारों पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी वाला, वन्य जीवों के शिकार को पूर्ण प्रतिबंधित करना। यानी कोई भी किसी प्रकार का वन्य जीवों का कोई भी शिकार नहीं कर पाएगा। उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना तथा जन जागरूकता अभियान चलाना। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। सौर मंडल में
क्षुद्र ग्रह पट्टिकाएं पाई जाती हैं। यानी जो क्षुद्र ग्रह पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी और मंगल ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच में, शनि और यूरेनस ग्रह के बीच में। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सुमिलित है। यानी 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 सुमिलित नहीं है, एक ही सुमिलित है, तो वो आपको पहचानना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, तो ये करेक्ट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही नहीं है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब आप बाकी भी नोट करें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में। यहाँ पे आप इसको काट के यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जैसे आपने ये किया होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश करके लिखेंगे उत्तराखंड। गिरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कर्नाटक काटने के साथ आप लिखेंगे यहाँ पे गुजरात। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप इनको भी नोट करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आपके 4 क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 41, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि जो पर्वतारोही हैं, जो एवरेस्ट इत्यादि पे चढ़ते हैं, ऊंचे पर्वतों पे चढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं अपने साथ? पर्वतों में हवा बहुत ठंडी होती है, पर्वतों में ऑक्सीजन का वितरण असमान होता है, पर्वतों में ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, पर्वतों की चोटियों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए जाते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ से 41 से साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए चित्र में पारदर्शी शीट के आंतरिक भाग में, ये पारदर्शी शीट दे रखी है, इसके आंतरिक भाग में पानी की बूंदें, जो डॉट डॉट हैं ये पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है? जो पानी की बूंदें आई हैं उसका कारण क्या रहा होगा? तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 इजी प्रश्न था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेल सांस लेती है, तो व्हेल किससे सांस लेती? त्वचा के द्वारा, नासाद्वार के द्वारा, गलफड़े द्वारा, मुंह के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, गलफड़े द्वारा, बाकी मछलियाँ गलफड़े द्वारा ही सांस लेती हैं। क्या कोई जानवर त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है? आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मुंह के द्वारा तो लेते हैं, लेकिन त्वचा के द्वारा भी कोई सांस लेता है। हम मुंह से और नाक से दोनों से सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो त्वचा के द्वारा कौन सांस लेता है? गलफड़े द्वारा तो ठीक हो गया, मछली लेती है। ठीक है, हम नाक और मुंह दोनों के द्वारा ले सकते हैं। नाक द्वारा व्हेल सांस लेती है, त्वचा के द्वारा कौन लेती है? आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप व्हाट्सएप चैनल से भी अवश्य जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े तो आप फटाफट आप इनसे जुड़ जाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, घुटने से संबंधित संधि है, यानी जो घुटने का जोड़ है वो किससे संबंधित है? तो वो कैसी संधि है? वो हिंज संधि है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? तो ये कंधे और कूल्हे पे होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? कंधे और कूल्हे पे होता है। पेविटल जॉइंट कहाँ होता है? तो ये गर्दन पे होता है। हिंज जॉइंट के बारे में हमने बात कर ली है। और जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सिर पे या खोपड़ी पे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। हो सकता है आपके पास कुछ और प्रकार का आ जाए प्रश्न। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर ह्यूमस में परिवर्तित होने का कारण है। उत्पादक, उपभोक्ता, मृतोपजीवी और अपघटक। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अपघटक इसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 46, अवशेषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों पर तक होता है जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन कहलाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से
असत्य कथन आपको छांटना है। ठीक है। उच्च वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं, यानी जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो हमारे फेफड़े विस्तारित हो रहे होते हैं, तो यही असत्य है। ठीक है, पहले ही असत्य है। ठीक है, सांस छोड़ते समय तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, और सांस लेते समय हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फैलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, पुष्प का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? यानी पुष्प में तमाम भाग होते हैं, उनमें से कौन सा भाग है जो फल में विकसित हो जाता है? बाह्य दल, दल, अंडाशय और पुंकेसर। तो सी इसका राइट आंसर है, अंडाशय। ठीक है, ये क्या होता है, बाद में अंडाशय बाद में फल में बन जाता है। वो जो अंडाशय बाद में फल के रूप में वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। कवक या फंजाई, क्वेश्चन नंबर 49, कवक या फंजाई अपना पोषण करते हैं प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, कीटों से, अन्य पौधों से, मृत तथा विघटनकारी पदार्थों से। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि कवक और फंजाई हैं, इनके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां सल्क तथा सूल रूपी हो जाती हैं, यानी नुकीली हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वाष्पो उत्सर्जन द्वारा पानी की हानि को कम करने के लिए। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि जिससे कि पानी की हानि कम से कम हो। बाकी भी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को तीव्र करने के लिए नहीं, श्वसन प्रक्रिया को आसान करने के लिए नहीं, भोजन संचय के लिए नहीं। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, एक व्यक्ति के हाथ पर चोट लगने से वहां पर खून बहने लगा। ठीक है, हाथ पे चोट लगी, कट लगा, तो खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद थक्का बनने से वहां पर खून बहना बंद हो गया। रक्त का थक्का बनना किन कोशिकाओं के कारण हुआ? तो हमारे पास ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आप विटामिन जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे। तो किस विटामिन की कमी के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है? ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि क्या कोई ऐसे विटामिन है कि जो अगर शरीर में कम हो जाए तो खून का थक्का बनता ही नहीं है। पीयूष ग्रंथि का संबंध है। तो पीयूष ग्रंथि का संबंध पहले ही सही है, हार्मोन्स से। पीयूष को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आप जानते हैं कि पीयूष को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली रबी की फसल कहलाती है, यानी जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में के आसपास काटी जाती है, तो उस फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल का उदाहरण है। सोयाबीन नहीं, मक्का भी नहीं, धान भी नहीं, डी मटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या हैं? खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। 3 प्रकार की, हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। ठीक है, तो रबी की फसल में क्या होता है? गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि उगाते हैं। जो खरीफ की फसल है उसमें सोयाबीन, मक्का, धान इत्यादि उगाते हैं। और जायद की फसल में क्या उगाते होंगे, ये आप बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, वन्य जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं कहलाता है। ठीक है, एक बार पुनः आप देख लीजिए। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं कहलाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी सही हो सकता है वैसे। राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर को छोड़ के बाकी लगभग सही हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर देखना है इसका तो बी इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। आपने अपनी 8 की बुक पढ़ी होगी, उसमें भी ये आपको याद आ गया होगा कि 8 की किताब में आपने ये पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ ये बताया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चिड़ियाघर को छोड़ के बाकी जगह जो जीव जंतु हैं वो आराम से घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, लेकिन जो राइट आंसर है वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान ही है, नेशनल पार्क ही है। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से अर्धपारदर्शी पदार्थ है। इनमें से आपको बताना है कि अर्धपारदर्शी पदार्थ कौन सा है? कांच का गिलास, एल्युमिनियम पत्र, मलमल का कपड़ा, दर्पण। तो अर्धपारदर्शी बता रहे हैं, पूर्ण पारदर्शी बताता तो कांच का गिलास हो गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से
एक अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है नहीं पूछ रहा, नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है इसका कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। अब अगर है होता तो यही सही हो जाता। इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए परंतु कमरे के ताप से अधिक होना चाहिए। इसकी दहन की दर अधिक होनी चाहिए, तो ये विशेषता नहीं है। यह सस्ता तथा रखरखाव व परिवहन हेतु सुरक्षित होना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिसकी दहन दर अधिक होगी वो अच्छा ईंधन नहीं है, वो एक झटके से जल जाएगा, हो गया। ठीक है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो कॉलम ए कॉलम बी मिलान वाला प्रश्न है, कॉलम ए में बताया गया विस्फोट, स्वतः दहन, तीव्र दहन और मंद दहन। कॉलम बी में जंग लगना, पेपर जलना, सोडियम का जलना और पटाखे। तो विस्फोट क्या है? आपने दिवाली में पटाखे फोड़े होंगे, तो विस्फोट क्या है? पटाखे से संबंधित है। स्वतः दहन, स्वतः दहन किसमें होगा? सोडियम का जलना, ये स्वतः दहन होगा। तीव्र दहन, पेपर का जलना, तुरंत जला और खत्म हो गया। मंद दहन क्या है? जंग लगना। ठीक है, धीरे धीरे जंग लगता है और धीरे धीरे लोहा खत्म हो जाता है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपने ये नोट कर दिया तो राइट आंसर आपको पता लग गया कि ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के दौरान घटित होने वाली घटना नहीं है। ठीक है, आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरल था। रंग में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, स्वाद में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो ये रासायनिक परिवर्तन के दौरान ये चीज़ें घटित नहीं होती। ठीक, अवस्था में परिवर्तन होना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 59, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके X प्लस जल बनता है। तो यहाँ पे X यहाँ पे पूछा गया है कि दी गई अभिक्रिया में X क्या है? जो X है वो क्या है? तो X क्या है इसमें? सोडियम क्लोराइड है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। गुणवत्ता के सुधार के लिए ऐसी मिट्टी में मिलाया जाता है। यानी जब मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई है और उसमें पौधे ही नहीं जम रहे हैं तो उस मिट्टी में क्या मिलाते हैं हम? जैव पदार्थ, बुझा हुआ चूना, राख या कैलेमाइन घोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जैव पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। कोयले के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। कोयला एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं, कोयला अक्षय नहीं, वो तो सूर्य का प्रकाश या वायु इत्यादि हैं, सौर ऊर्जा इत्यादि ये हैं अक्षय ऊर्जा। कोयला मृत वनस्पतियों से निर्मित होता है, बिल्कुल सही। कोयला बनने की अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। कोयले के प्रक्रमण में पैराफिन मोम प्राप्त होता है, ये नहीं। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सही विकल्प ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बायोफ्यूल के अंतर्गत आता है? पेट्रोल डीजल नहीं, सीएनजी और एलपीजी ये भी नहीं, एथनॉल और बायोडीजल ये आता है, कोल तार और ये भी नहीं आते। ठीक है, तो ये तीनों नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सोडा अम्ल प्रकार के अग्निशामक में होती है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, ये वाली अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 64 कारण और कथन वाला है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ये कथन है, बिल्कुल सही कथन है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, वर्षा जल को वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें अम्लीय बनाती हैं। ठीक है, तो आपने कथन कारण दोनों पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको इसका विकल्प दिखा लेता हूँ। ठीक है, आपको ABCD चारों विकल्प दिख रहे हैं कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है।
तो ए इसका राइट आंसर है। ये कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, एक लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का क्या कर रहा है? मैदान में वो खेल रहा है। तभी अचानक उसको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप के झटके उसको महसूस हुए। ऐसी स्थिति में लड़के की सुरक्षा के लिए उचित उपाय है। पेड़ के नीचे खड़ा हो जाना बिल्कुल नहीं, जमीन पर लेट जाना ये सही हो सकता है, बिजली के खंभे के पास चल जाना ये भी नहीं, इधर उधर दौड़ना ये भी नहीं। तो बी इसका राइट आंसर है, उसको जमीन पे लेट जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 और फिर से ये कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान वाला हो गया है। कॉलम ए में है रेत और पानी, बी में है आटा और पत्थर, सी में है गेहूं और पत्थर, और डी में है या फोर्थ में है अनाज और पौधों की डंडियां। ए में है हस्तचयन, थ्रेसिंग, चालन और अवसादन। ठीक है। तो रेत और पानी डी है। ठीक है। आटा और पत्थर क्या है? इसको चालन विधि से अलग अलग किया जा सकता है। गेहूं और जो पत्थर हैं उसको हस्तचयन से, और अनाज और पौधों की डंडियों को थ्रेसिंग से अलग किया जाए। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में सुमेलित कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। और फिर इसका जो राइट आंसर वो है डी। ठीक है। खैर आपको पता लगी क्या था, लेकिन इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के जोड़े में अम्ल उपस्थित है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ के जोड़े में अम्ल उपस्थित है? यानी आपको बताने कि किस जोड़े में अम्ल है। यहाँ दो चीज़ें दे रखी हैं, तो एक अम्ल है, एक क्षार है, और एक ही कथन सही होगा। तो सिरका एवं साबुन, तो सिरका में तो अम्ल है लेकिन साबुन में क्या है? क्षार है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। दही और सिरका ये सही हो सकता है। अंगूर में तो ठीक है अम्ल है। चूने के पानी इसमें भी क्षार है। दही एवं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसमें भी क्षार है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो, क्योंकि साबुन क्षार है, चूने का पानी क्षार है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी क्षार है। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। कथन 1 व 2 को पढ़कर सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन 1 में हमारे पास है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होते हैं, सही। सभी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, गलत है ये तो। ठीक है। अब हमारे पास विकल्प ABCD दे रखे हैं कि कथन 1 और 2 सत्य है, ये नहीं है। कथन 1 सत्य और 2 असत्य है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। समझ गए? आप ध्यान दें, इसको आप नोट करें कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से x का मान बताना आपको। ठीक है, यहाँ पे x दे रखा है, तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, 4:5, तो x अनुपात 120। तो राइट आंसर है इसका 96। अब 96 कैसे निकला? आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं, 4 × 120, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह, और 5 × x। ठीक है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। 480 = 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आप x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 480/5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 96 राइट आंसर आएगा। तो इस प्रक्रिया को भी आप, आसानी प्रश्न था, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, भविष्य में ऐसे प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, एक विद्यार्थी के अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए प्रदर्शित किए गए प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर बताइए कि विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा में किस विषय में सर्वाधिक सुधार किया। यानी यहाँ पे छमाही के दे रखे हैं और साल भर के दे रखे हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक के दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस विषय में उसने सबसे अच्छे अंक उसने प्राप्त किए अर्धवार्षिक की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे
हिंदी में पहले उसके 66 थे, बाद में 71 आए। मैं थोड़ी सी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, पहले उसके क्या थे, 66 थे, बाद में 71 आए, यानी इसमें उसके 5 नंबर बढ़े। अंग्रेजी में पहले उसके 73 थे, बाद में 72, इसमें तो -1 हो गए। ठीक है। गणित में पहले 71 थे, 71 थे, बाद में 74 हो गए, यानी 3 नंबर बढ़े। साइंस में उसके पहले 69 थे, बाद में 76 हो गए, यानी 7 मार्क्स उसके इसमें बढ़े, अभी तक सबसे ज़्यादा बढ़े। इसमें 74 थे, 77 हो गए, तो 3 मार्क्स बढ़े, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें बढ़े, उसके साइंस में बढ़े। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप श्रेणी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में इसमें आपको क्या करना है, एक्स का मान देखना है कि एक्स का मान कितना होगा। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप इसको करेंगे 3/5। ठीक है। अब ये कैसे है, इनको आप अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3/5 कॉमन आया, और ये जो घात है ये हो जाएगी 18। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे 3/5, ठीक है, अब यहाँ पे 3 ही रह गया, तो यहाँ पे 18 करने के लिए क्या है, तो 18/3 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सामान्य प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 72, वह सबसे छोटी संख्या, ये विधि नहीं है, ये जो मैं सवालों के आंसर बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक्स हैं, ये परीक्षा हॉल में होती हैं। अगर आप गणित की कॉपी में या गणित के सब्जेक्ट में ये करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉपर विधि नहीं है। ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये लेकिन ये परीक्षा हॉल की ट्रिक्स हैं कि जो वहाँ आप इसको अपना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पूरी विधि बताने की आपको आवश्यकता नहीं होती, आपको वहाँ आपको सिर्फ ABCD दे रखा होता है, और जो सही होता है उसको आपको काला करना होता है। ठीक है, वो हमारा पत्रक होता है। तो ये वहाँ की विधियाँ हैं। 72, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने की प्रत्येक दशा में 5 शेष आ जाए। तो यानी पहले आप ऐसी संख्या देखिए, आप इसका LCM निकालेंगे तो कैसी संख्या क्या आएगी, 90। 90 एक ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी भाग जाता है, 15 का भी और 18 का भी भाग जाता है। और अब बता रहा है कि उसमें क्या आएगा, 5 शेष आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 90 + 5 कर लेंगे तो क्या है कि वो संख्या क्या होगी, 95 होगी। ठीक है, 95 में ही प्रत्येक दशा में 5 शेष आएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मैंने बताया ये सब ट्रिक्स हैं, ये परीक्षा हॉल में जो आप अगर 9th की परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ ये नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ये सिर्फ परीक्षा हॉल में फटाफट क्वेश्चनों का आंसर करने के लिए ये चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं कि ये संख्या दे रखी है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.05। ठीक है, मैं एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लेता हूँ। 0.5 गुणा 0.05 ऋण 0.05 गुणा 0.04 का मान है। आपको ये पहले इस दोनों का गुणा करना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है। तो इन दोनों का आप अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आएगा 0.025 आएगा। अब इन दोनों का आप गुणा करते हैं, इन दोनों का आप अगर गुणा करते हैं तो ये आएगा 0.002। अब अंतर पूछा गया है। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0. ए इसका राइट आंसर होगा 0.023। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। सुनीता ने 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 20 रुपये मीटर की दर से उसने 3 सही 1/2, यानी इसको आप सीधे सीधे दशमलव में बदलेंगे तो 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर लेस खरीदा उसने। ठीक है, यानी 20 रुपये की दर से उसने 3.5 मीटर लेस खरीदा। तो कितने रुपए का उसने लेस खरीदा, तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 70। ठीक है, तो 70 रुपये में उसने क्या किया, 3.5 मीटर लेस खरीदा। ये परीक्षा हॉल की ट्रिक बता रहा हूँ।
उसने 1/3 मीटर लेस अपनी नई ड्रेस में लगाकर शेष वापस कर दिया। तो 3/1/4 कितना होता है? आप इसको भी अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 1.75। ठीक है, इसको भी 20 से गुणा कर लीजिए। ठीक, तो अगर इसको आप 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 35। ठीक है, तो यानी उसने 70 रुपये का लेस खरीदा, 35 रुपये का उसने यूज़ कर दिया। ठीक है, लेस लगाकर शेष लेस दुकानदार को वापस कर दिया। तो दुकानदार द्वारा सुनीता को कितनी धनराशि वापस की गई? तो 70 रुपये में उसने खरीदा, 35 रुपये का उसने यूज़ कर लिया, तो कितना बचा? डी इसका राइट आंसर है। 35 रुपये दुकानदार उसको वापस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना होता है? तो आप 1 किलोग्राम बराबर आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 3000 ग्राम होगा। ठीक है, अब आप इसको निकालेंगे 750 750। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको परसेंटेज में बताना है, यहाँ पे परसेंटेज में बताना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 से करना ही पड़ेगा। अब यहाँ 3000। ठीक है, 3 किलो बता रखा है, ये कटा ये कट ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। ठीक है, अब राइट आंसर क्या आएगा? 25। ठीक है, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 3 75, तो 25% सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 4 किलोग्राम के एक केक से 2/3 किलोग्राम के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? यानी 4 किलोग्राम का एक केक है और 2/3 से इसको आपको टुकड़े काटने हैं, तो कितने काटेंगे? तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 4 करेंगे, आप कॉपी में नोट करें हैं, ये डिवाइड हो गया 2/3। अब आप जानते हैं कि भिन्न में हम डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12/2, 2 1 जा 2 और 6। तो राइट आंसर कितना आएगा? 6 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 6 ए इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 77। दी गए चित्र में रेखाएं एल एम एन समांतर हैं। यदि रेखाएं पी और क्यू भी समांतर हों तो ए बी सी के मान क्रमशः होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 20 40 और 30 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 78। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 78 करें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। दिए गए चित्र में y का मान क्या है? यहाँ पे 6y y और 2y है, 6y y और 2y है। ठीक है, तो पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, 6y धन y धन 2y, तो ये कितने हो गए? 6 और 2 8 और ये हो गए 9y। आप जानते हैं कि जो रेखा पे बना हुआ कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। सरल कोण होता है और सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो 9y इक्वल टू अब मैं ज़रा 9y इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180/9। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा? सी इसका 20 डिग्री या 20 अंश इसका होगा। अब 6y, अब आसानी से आप लगा सकते हैं कि 180 जो मैं कह रहा था 180 वाकई आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कोण हो जाएगा 6y है तो ये हो जाएगा 120 अंश का, 2y है तो ये हो जाएगा 40 अंश का, और ये बीच वाला कोण y वाला ये हो जाएगा 20 अंश का। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 180 अंश हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। यदि आयत की लंबाई 3x इकाई है तो आयत का परिमाप होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 8x इसका आंसर होगा। ठीक है, 8x इकाई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 72 से गुणा करने पर गुणनफल
एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होते हैं, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो सकता है। किसी संख्या के वर्ग में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो सकता है। आपको किसी संख्या का वर्ग करना है। माना बात 4 का आपने क्या किया, वर्ग किया, 4 का वर्ग आया 16, तो जो इकाई का अंक हो सकता है, तो इकाई का अंक क्या हो सकता है। अब यहाँ पे तो 6 हो गया, लेकिन आप इसको नोट कर लें कि जो 2 है, 3 है, 7 है, इसको नोट करेंगे आप। 7 है, 8 है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग में इकाई के रूप में नहीं आते। 2, 3, 7, 8 कभी भी क्या होते हैं, पूर्ण। इसको नोट करेंगे आप, 2, 3, 7, 8 कभी भी पूर्ण वर्ग में इकाई के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है। इकाई के रूप में कौन आता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये क्या है, संभावित इकाई के अंक होंगे। ठीक है। कौन कौन नहीं होंगे, ये होंगे, और कौन कौन नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 ये नहीं होंगे, ये इकाई के अंक में नहीं होंगे। तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। भविष्य में क्वेश्चन आता तो आपके लिए बहुत आसान रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा -2। ठीक है। जो नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट में बताएंगे, पूछेंगे, तो मैं फिर इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना है। तो दी गई जो आकृति है इसका क्षेत्रफल 340 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। संलग्न चित्र में PQ RS के बराबर है, यानी PQ RS के समांतर है, यानी जो ये PQ है ये RS के समांतर, यानी ये जो रेखा है ये इस रेखा के समांतर है। तो x का मान, यानी जो इसका मान कितना होगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास दो कोण दे रखे हैं, एक 60 अंश का, एक 70 अंश का। तो 60 धन 70 यानी 130 अंश ये हो गए। तो अब इसमें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50 डिग्री। तो ये कोण क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। अब ये 50 डिग्री का, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछेंगे। संतरे का रस और पानी मिलाकर 35 लीटर यानी जूस बनाया, शरबत बनाया, और उसमें संतरे का रस और पानी रस दोनों मिलाया तो 35 लीटर शरबत बन गया। इस शरबत में संतरे के रस और पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है। यानी रस क्या है, 3 है, और पानी का अनुपात क्या है, 4 है, यानी पानी ज़्यादा है और जो संतरे का रस है वो कम है। तो शरबत में पानी की मात्रा है, तो शरबत में पानी की मात्रा क्या है, 20 लीटर। ठीक है, समझ गए। और इसमें जो संतरे का रस है वो है 15 लीटर। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए पाई चार्ट, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है, में किसी राज्य द्वारा विभिन्न मदों में किए गए व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट में क्या किया गया, व्यय को प्रदर्शित, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसमें कितने व्यय का रखा है, इसको प्रदर्शित किया गया। राज्य का कुल व्यय 20 करोड़ रुपये है, तो शिक्षा पर व्यय कितना हुआ है। आप जानते हैं कि बिंदु पे बना हुआ कोण क्या होता है, एक 360 डिग्री का होता है। रेखा पे बना हुआ कोण तो 180 डिग्री का होता है, बिंदु पे बना हुआ कोण, ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। अब आपको क्या निकालना है, शिक्षा पे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको हमको शिक्षा पे निकालना है, तो ये करेंगे हम 90, क्योंकि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये होगा 90 डिग्री, और टोटल व्यय क्या है, 20 करोड़ रुपये है, तो 20/360। अब आप इसको काटेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो होगा 5 करोड़। ठीक है, शिक्षा पे जो व्यय हुआ वो है 5 करोड़। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, शिक्षा पे टोटल व्यय हुआ 5 करोड़। सड़क पे जो टोटल व्यय होगा वो होगा 2 करोड़। इससे हमारे जो प्रश्न की उत्तर की जांच भी हो जाएगी। शिक्षा पे 5 करोड़, सड़क पे 2 करोड़, जो अन्य व्यय हुआ वो है 9 करोड़, और जो स्वास्थ्य पे व्यय होगा वो बाकी का जो 4 करोड़ बचा, ये स्वास्थ्य पे व्यय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि टोटल 20 हो गया है। 9 और 9 18 और 2 20, ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, तो इस प्रकार आपके उत्तर की जांच भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 87, 2/1/3 और 2/2/3 के मध्य की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, इन और की जगह ऐड कर दो और यहाँ पे आप कर दो इसको बटे 2, ठीक है। अब आप इसको विषम भिन्न, अब मध्य का निकालना तो ऐसे निकालेंगे, अब इनको आप क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है, बटे 2 करके ही मध्य निकलेगा। तो अब 3 दूना 6, पहली संख्या हो जाएगी 7/3 धन 2 3 6, 3 दूना 6 और धन 8/3 अपॉन 2। ये इस प्रकार से आप यहाँ तक आप लिख लेंगे और उसके बाद क्या होगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 15/3 धन ये, ठीक है, बराबर ये होगा 15/3 गुणा गया 2 बराबर 15 ये हो जाएगा 6, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 5/2 और 5/2 कितना होता है, अब ये विषम भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलेंगे तो 5/2 होता है, 2/1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है डी। आप वीडियो को पॉज करेंगे, जितना मैंने लिखा आप उसको भी नोट करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए चित्र में एक बर्तन पानी से भरा हुआ है। ये चित्र दे रखा है कि बर्तन पानी से भरा हुआ है, दिखाया गया है कि पानी के दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पानी से भरा है, PQR इसमें दाब बताया गया है, तो कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक कंपास के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, सही है। कारण एक स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो बिल्कुल सही है, तो ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। जब एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे में घुमाया जाता है तो सर्वाधिक बुरादा आकर्षित होता है केवल दक्षिण ध्रुव पर, केवल उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव दोनों पर, चुंबक के मध्य में, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। वह वस्तु जिस पे 7 रंग फैले हुए हों और जिसे घुमाने पर वह सफ़ेद रंग की दिखाई दे कहलाती है। गैलीलियो डिस्क, न्यूटन डिस्क, रदरफोर्ड डिस्क, फैराडे डिस्क, तो बी इसका राइट आंसर है, न्यूटन डिस्क कहते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य के प्रकाश में वर्णक्रम के मध्य में रंग है, तो जो वर्णक्रम होता है, आपने इंद्रधनुष देख रखा है, तो इंद्रधनुष में जो वर्णक्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहला होता है, नोट कर लें, सबसे पहले होता है बैंगनी, दूसरे नंबर पे होता है नीला, तीसरे नंबर पे होता है आसमानी, चौथे नंबर पे होता है हरा, पाँचवें नंबर पे होता है पीला, छठवें नंबर पे होता है नारंगी और सातवें नंबर पे होता है लाल, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन होता है, हरा, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको आप बैनी आ हप्पी नाला करके भी याद कर सकते हैं कि पहला नंबर पे हो गया बैंगनी, दूसरे पे नीला, तीसरे पे आसमानी, चौथे पे हरा, पाँचवें पे पीला, छठवें पे नारंगी और सातवें पे लाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 7 रंग होंगे और मध्य में क्या होगा, हरा होगा, ठीक है। किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी आप कमेंट में बताएंगे। इन 7 रंगों में से किसकी ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसा प्रश्न एक पहले भी आया था, कठिन हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, दोनों सही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न एक बार पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, विद्युत सेल की धातु की टोपी कहलाती है, तो ये इसका राइट आंसर है, धनात्मक टर्मिनल। आपने विद्युत सेल देख रखा है, ठीक है, तो जो उसमें ऊपर से टोपी लगी रहती है उसको क्या कहते हैं, धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कारों के पहियों में घर्षण सड़क पर पकड़ प्रदान करता है, ये तो सही है। तारत्व
आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ध्वनि की प्रबलता ताप पर निर्भर करती है, ये गलत है। छाया प्रकाश के अवरोध से बनती है, ये भी सही। तो जो राइट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है ना कि नहीं क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित आरेख एक दौड़ प्रतियोगिता को प्रदर्शित करता है। प्रतिभागी PQRS हैं। आरेख के अनुसार इस दौड़ का विजेता कौन है? तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ए इसका पी इसका विजेता होगा, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सत्य है? तो ध्वनि निर्वात गति से निर्वात में गति कर सकती है। ध्वनि वायु में पानी की तुलना में तेज गति करती है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की आवृत्ति में कोई आवृत्ति नहीं होती, तो सी इसका राइट आंसर है। ध्वनि निर्वात में गति कर सकती नहीं। ध्वनि वायु में पानी की तुलना में अधिक तेजी से गति कर सकती नहीं, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। एक गतिमान जहाज ने सोनार के माध्यम से पानी में एक ध्वनि तरंग भेजी। ठीक है, सोनार के माध्यम से ध्वनि तरंग भेजी। यदि पानी में ध्वनि की चाल 1480 मीटर प्रति सेकंड हो तथा ध्वनि तरंग 10 सेकंड में जहाज तक वापस पहुंच गई तो जल निकाय की गहराई होगी 7400 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। वस्तु से बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो ये अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न। राहुल एक भारी सोफे को उत्तर पूर्व दिशा में धकेला है। वो कहाँ धकेला? उत्तर पूर्व दिशा में धकेला है। तो सोफे पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा होगी, तो हमारे ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे 100 क्वेश्चन नोट किए, जो मैंने कहे उनको भी आपने नोट किया। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उसको अवश्य कमेंट में पूछेंगे। आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं बाकी जो वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी आप उनको भी देखें, जिससे कि आप इस परीक्षा में 100% निकलें। आपकी 100% जो सफलता है, यही हमारी कामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।